तो सब एरेक्नोइड जो स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज रहती है। इसके अंदर फर्स्ट जो चीज रहती है वो क्या रहती है, आप सबको पता है, CSF। तो यहाँ पे CSF का क्या चीज रहेगी, दो चीजें रहती है। CSF फॉर्मेशन होता है, सेकंड चीज क्या रहती है, इसका एब्जॉर्प्शन रहता है। सेकंड चीज इसका एब्जॉर्प्शन रहता है। जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन से स्ट्रक्चर की करता है फॉर्मेशन, कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कहाँ छोड़ा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसका? Choroid plexus, okay, and absorption due to the arachnoid villi. Arachnoid villi, okay. Then सेकंड जो चीज प्रेजेंट मिलती है हमारे को सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, वो होती है सर्कम ऑफ विलिस। सर्कम ऑफ विलिस, सर्कम ऑफ विलिस। अभी मैं बताऊंगा सर्कम ऑफ विलिस को पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको स्पेस के अंदर पता चल गया कि स्पेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि अगर हेमरेज यहाँ पे होगा तो प्रॉब्लम भी यहीं पे क्रिएट होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हेमरेज होने की इटियोलॉजी क्या है, ओके, यहाँ पे होने की इटियोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट अगर इटियोलॉजी की बात करें तो वो क्या रहेगी, फर्स्ट अगर बात कर रहे हैं तो वो होगी हमारी मोस्ट कॉमन। और मोस्ट कॉमन क्या कॉज बनता है हमारा, ट्रॉमा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या बनता है, ट्रॉमा। एंड सेकंड जो कॉज है वो है रप्चर ऑफ सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेक्युलर या बेरी एन्यूरिज्म जिसको आप जानते हो, बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म। और अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज की जगह वहां पे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस सब एरेक्नोइड हेमरेज का कॉज बताइए। तो आंसर क्या जाएगा, बेरी एन्यूरिज्म। आंसर क्या जाएगा, बेरी एन्यूरिज्म। एंड बेरी एन्यूरिज्म में एक क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि बेरी एन्यूरिज्म में जो हमारी वेसल्स होती है, कौन सी वेसल्स की डिफेक्ट, कौन सी लेयर के डिफेक्ट की वजह से ये बेरी एन्यूरिज्म डेवलप होता है। तो वेसल्स डिफेक्ट ऑफ द ट्यूनिका मीडिया, डिफेक्ट इन दी ट्यूनिका मीडिया लेयर, ओके। तो ये होता है। अगर इसको स्पॉन्टेनियस के अलावा एक वर्ड वो और भी यूज कर सकते हैं, वो वर्ड होता है हमारा ट्रोमेटिक, सॉरी नॉन ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक का तो कॉज बता दिया, मोस्ट कॉमन है। नॉन ट्रोमेटिक कॉज बताइए, नॉन ट्रोमेटिक कॉज में क्या आंसर जाएगा, बेरी एन्यूरिज्म। यहाँ से हमारा क्वेश्चन डेवलप होता है, ठीक है, ओके। देन इसके अंदर मैंने कई सारी चीजें बताई थी, जैसे कि फर्स्ट जो चीज बताई थी वो थी हमारी साइट ऑफ द एन्यूरिज्म। फर्स्ट एंटीरियर सर्कम्फ्रेंस आर्टरी, सॉरी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट। तो आपको यही याद रखना है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसके अंदर अगर साइट पूछा जाता है एन्यूरिज्म का, ठीक है, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। फिर जो सेकंड नंबर आती है वो रहेगी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देन थर्ड पे रहेगा हमारा, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे को, ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दो याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन
उल्टा भी पूछ सकते हैं कि लीस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। तो लीस्ट कॉमन का आंसर लिखिए, लीस्ट कॉमन होती है हमारी वर्टेब्रो-बेसिलर बाइफरकेशन की जगह, वर्टेब्रो-बेसिलर बाइफरकेशन is the least common site। तो आंसर क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको सबसे पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से डेवलप हो रहा है, क्या आंसर करना है अपने को। ओके फिर साइट की जगह क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व। ओके मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो आंसर क्या जाएगा, अगर एन्यूरिज्म है, ओके एन्यूरिज्म है, तो आंसर क्या जानना चाहिए हमारा, थर्ड क्रेनियल नर्व। एंड अगर डायबिटीज है पेशेंट को, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगी, सेम थर्ड क्रेनियल नर्व। ओके अगर पेशेंट को गुलियन बेरी सिंड्रोम है, जीबीएस है, जीबीएस पूरा कंप्लीट बताया मैंने, जीपीएस है, तो कौन सी वहां पे भी बताया था कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट सबसे कॉमन मिलती है हमारे को, सेवंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर अपने को पता होना चाहिए। तो डायबिटिक हो या एन्यूरिज्म की वजह से है तो इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा, थर्ड क्रेनियल नर्व का। एंड जीपीएस इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सी मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेवंथ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है अच्छा अगर फिजियोलॉजिकली वाइज बात करें, फिजियोलॉजिकली तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इंट्रा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है फिजियोलॉजी का या एना को क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व, ठीक है जिसका क्रेनियल नर्व का इंट्राक्रेनियली सबसे ज्यादा लंबा कोर्स होता है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व का सबसे लंबा इंट्राक्रेनियल कोर्स होता है। एंड अगर इंट्राक्रेनियल नहीं पूछी है, केवल पूछा है लॉन्गेस्ट, अगर पूछा है ओनली लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो वो आंसर क्या जाएगा, टेंथ क्रेनियल नर्व। और अगर पूछा है मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमनेस्टली इन्वॉल्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, तो हमारा आंसर जाएगा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कौन सी नर्व होती है, वो होती है हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व सबसे ज्यादा कॉमनेस्टली इन्वॉल्व होती है। ओके ओके अब क्लिनिकल फीचर्स, अगर ऐसे एच इन्वॉल्वमेंट है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप होंगे हमारे, ठीक है वो हमारे को पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हेडेक है, क्योंकि एक तो चीज है कि इसके अंदर इमीडिएट जो भी सिम्टम आएंगे वो इमीडिएट आते हैं। ओके इमीडिएट आता है। अच्छा इमीडिएट में जो हेडेक डेवलप होता है वो किस तरीके का रहता है, एक हेडेक का पर्टिकुलर इसका ग्राफ रहता है, वो रहता है इस तरीके का, मतलब ये जो सडन इंक्रीज एंड सडन डिक्रीज हुआ पैटर्न, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसी पैटर्न के नाम से पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक ये पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे एच में किस तरीके का हेडेक देखने को मिलता है विद नो, ये किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है हमारा माइग्रेन के साथ में, विद नो फोकल
with no focal neurological deficit. No focal neurological deficit. ओके ओके। इसके साथ में सेकंड जो क्लिनिकल फीचर्स मिलता है वो क्या रहता है? पहला हेडेक, सेकंड सेकंड मिलती है हमारे इसमें नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी, नेक रिजिडिटी। देन थर्ड मिलता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी, और वो भी कितने टाइम के लिए? ट्रांजिएंट टाइम के लिए मिलेगी, वो भी ट्रांजिएंट टाइम के लिए मिलती है। ओके ओके। देन यहाँ पे जो मैंने बताया था नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट इसमें मिलता है, बट डिलेड अगर है तो डिलेड पैटर्न में क्या मिलेगा हमारे को? वहां पे न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट मिल सकता है डिलेड के अंदर। तो जब डिलेड होगा तो वहां पे क्या मिलेगा हमारे को? वेजोस्पाज्म, वहां पे हमारे को मिलेगा वेजोस्पाज्म, वेजोस्पाज्म। ठीक है। एंड वेजोस्पाज्म कब डेवलप होगा? वो डेवलप होगा 3 to 21 days, 3 to 21 days आफ्टर SAH, आफ्टर SAH। ओके। तो जो वेजोस्पाज्म डेवलप होता है वो होता है मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज of the morbidity and mortality, morbidity and mortality in a SAH patient। अगर SAH पेशेंट की सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी की बात करते हैं तो वो क्या कॉज बनता है? वो होता है वेजोस्पाज्म, वो होता है वेजोस्पाज्म। ओके, यहीं से हमारा क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक है। ओके, अगर इन्वेस्टिगेशंस वाइज बात करें, इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस कौन सी इन्वेस्टिगेशंस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे एसएच के अंदर? ठीक है, तो वो आपको भी पता है। हम क्या कराएंगे? सिंपल सीटी। ठीक है, और सीटी कौन सा कराएंगे? एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराएंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराएंगे। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रोक पेशेंट, ऑफ ए स्ट्रोक पेशेंट, तो हम क्या लिख के देंगे उसको? तो उसको हम एनसीसीटी लिख के देंगे, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक है ना। हम सोचते हैं कि एनसीसीटी ऑफ द ब्रेन क्यों कराएं? ऑप्शन हमारे को पहले आना, हमारे को एचआरसीटी देखने को मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन सिटी। बट हाई रेजोल्यूशन सिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं बनेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एनसीसीटी ऑफ द ब्रेन बनेगा आंसर। ठीक है। ओके ओके। और ये क्या काम में आता है? ये केवल और केवल रूल आउट करने का काम आता है हमारा, रूल आउट दी इनफाक्ट, रूल आउट दी इनफाक्ट। ओके, रूल आउट दी इनफाक्ट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है एसएएच का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो आंसर क्या देना है आपको? एनसीसीटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अगर इसी की जगह एसएएच की जगह लिख दिया है उन्होंने एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म, एंड पूछा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, आईयूसी क्या होनी चाहिए, तो आंसर एनसीसीटी नहीं जाएगा। आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बनेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएट पॉइंट से आपने को ये याद रखना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहिए। वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड होते ही हैं, ठीक है, बट अपने नोट्स बना के रखिए। अच्छा, एक एसएएच का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है स्कोरिंग स्केल के नाम से। ठीक है ना। वो स्कोरिंग स्केल का नाम आपको पता होना चाहिए। स्कोरिंग स्केल फॉर दी एसएएच क्या नाम है उसका? स्कोरिंग स्केल फॉर दी SAH is
उसको नाम से पूछते हैं हंट एंड हंस स्केल। हंट एंड हैस, हंट एंड हंस स्केल, ये डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है। हंट एंड हंस स्केल किसके लिए यूज की जाती है, स्टार लगा के। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो अपने को इनके बारे में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां से क्वेश्चन डेवलप होता है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, सेकंड, एक इसके सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और वो रहता है इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। ओके, तो ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ द एन्यूरिज्म क्या करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ द एन्यूरिज्म क्या करेंगे हम, ठीक है। हमारे को भी पता है सर्जिकली हम दो चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। पहली चीज होती है क्लिप। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एन्यूरिज्म है, जैसे कि ये एन्यूरिज्म है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपली क्लिप लगा दी, तो इसको हम कहते हैं क्लिपिंग, क्लिपिंग मेथड, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मेथड, ठीक है। एंड सेकंड, दूसरी चीज होती है कॉइलिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं, ये मेरा एन्यूरिज्म है, ठीक है, तो मैं सर्जिकली इसके अंदर क्या डाल दूंगा, इसके अंदर मैं एक कॉइल फिट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं। तो ये दो मेथड यूज की जाते हैं सर्जिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एन्यूरिज्म। ओके, ओके, एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता है, वो आता है हमारा सबट्यूरल हेमरेज, एंड सेकंड आता है हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज से। ओके, तो अगर सब ड्यूरल हेमरेज है, तो रप्चर ऑफ द कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन्स, किस का रप्चर होता है, इतना सा नाम याद रखना है, कॉर्टिकल ब्रीचिंग वेन। एंड अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, तो वहां पे रप्चर ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरीज का रप्चर देखने को मिलेगा। तो रप्चर, rupture in a SAD, SDH is cortical bridging vein, and in EDH is middle meningeal arteries. Okay, then ये जो प्रोसीड होती है, प्रोग्रेस करती है, वो होती है ग्रेजुअली, ये होती है ग्रेजुअली, एंड ये होती है एक्यूट एंड सडन। क्वेश्चन जो डेवलप होता है केवल इसी लाइन से होता है, ठीक है। ओके, अगर एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिलता है हमारे को इसके सिटी स्कैन में, सिटी स्कैन में क्या चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से डायग्राम को देखने की कोशिश करना। यहाँ पे जो सिटी स्कैन में आपको ब्रिजिंग वेन के अंदर रप्चर था, तो वो किस तरीके से सेमी लूनार टाइप का देखने को मिलेगा सिटी स्कैन के अंदर। ये जो पोर्शन देखने को मिलेगा, तो वो कैसा देखने को मिलेगा, सेमी लूनार, सेमी लूनार। बट अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल है, तो वो किस तरीके का देखने को मिलेगा, लेंटिकुलर। किस तरीके का, डायग्राम से समझने की कोशिश करना, यह चीज है। और इस तरीके का हेमरेज देखने को मिलेगा यहाँ पे सिटी स्कैन में, और इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर। और ये चीज जो देखने को मिलती है, वो हमारे को किस में देखने को मिलेगी, सिटी स्कैन में देखने को मिलती है ये सारी चीजें, ठीक है ना। ओके, अब हमारी अल्जाइमर्स डिजीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे हेमरेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारी एल्जाइमर, एल्जाइमर डिजीज, ठीक है। एल्जाइमर्स डिजीज, इसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिसके अंदर एट्रोफी डेवलप हो जाती है, मतलब बाइलेटरल होता है
ऐसा नहीं है कि ना पर्टिकुलर वन साइड इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो बोथ लोब आर इन्वॉल्व एंड उसके अंदर क्या होगी, एट्रोफी डेवलप होगी, एट्रोफी डेवलप होगी। ओके, तो हमारा जो एपीपी है, एपीपी मींस एमाइलॉइड या एल्जाइमर प्रिकर्सर प्रोटीन्स जो है, एमाइलॉइड या एल्जाइमर प्रिकर्सर प्रोटीन्स जो है एपीपी, ठीक है, वो क्या डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं ए बीटा पेप्टाइड। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट पूरी डिजीज समझ में आएगी तब, जब ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आएगी, ठीक है। ए बीटा पेप्टाइड, ओके, ये क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक्स। क्यों एट्रोफी डेवलप हो रही है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमाइलॉइड या एल्जाइमर्स प्रिकर्सर प्रोटीन्स डेवलप करते हैं ए बीटा पेप्टाइड, एंड ए बीटा पेप्टाइड क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। सेकंड, ये होते हैं रेजिस्टेंट टू द डीजनरेशन, रेजिस्टेंट टू डीजनरेशन। ओके, देन थर्ड जो चीज होती है वो होती है एग्रीगेट रैपिडली, ये एग्रीगेट कर जाती हैं आपस में, ओके, एग्रीगेट रैपिडली। रैपिडली, ओके, तो ये क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि जिनके जीन लोकेट होते हैं, तो इनका कौन सा जीन लोकी है वो देखना। यहाँ पे जेनेटिक लोकी जो मिलता है, जेनेटिक लोकी, तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर कौन कौन से, 21, 14, 1 एंड 19। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से डेवलप होता है, ठीक है। 21, 21 फॉर इन कोडिंग एपीपी, इन कोड्स एपीपी के इन कोड्स कहां पे रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर 21 पे। 14 पे रहते हैं प्री सेलिडीन 1, प्री सेलिनिन 1 एंड 1 पे रहते हैं प्री सेलिडीन 2, ओके, जो कि इन दोनों का काम क्या है, हमारा ए साइड है उनको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ओके, एंड 19 जो है, यहां से क्वेश्चन डेवलप होते हैं हमारे। 19 जो है वो होते हैं एपोलिपोप्रोटीन, 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 एंड ये करते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज द रिस्क ऑफ एल्जाइमर्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा इस पोर्शन से कि रिस्क फैक्टर के लिए कौन सा क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है या कौन सा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, तो हमारे को पता होना चाहिए एपोलिपोप्रोटीन एंड क्रोमोसोम नंबर 19 पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, अब एक चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो कि रिस्क फैक्टर को शो करता है। वो क्या चार्ट है, वो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखना, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो एल्जाइमर्स को डिक्रीज करते हैं, ओके। तो ये डिफरेंशिएटिंग चार्ट आपको हमेशा याद रखना है और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंक्रीजिंग रिस्क फैक्टर को एक बार बताता हूं, हमारा एल्डरली
लो एजुकेशन, लो एजुकेशन, एपोलिपोप्रोटीन अभी बताया, E4, एपोलिपोप्रोटीन E4, ये पर्टिकुलर है, जैसे कि मैं वापस से बताता हूं, तो ये जो एपोलिपोप्रोटीन है उसमें से भी पर्टिकुलरली E4 टाइप रेस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज द रिस्क ऑफ द एल्जाइमर। ठीक है, तो एपोलिपोप्रोटीन E4 एंड लास्ट है एल्यूमिनियम वर्कर्स के अंदर, या एल्यूमिनियम इंजेक्शन का अगर ज्यादा हो तो एल्यूमिनियम। ओके, लो रिस्क तो वो कौन कौन से आएंगे, इसका दूसरा जो टाइप है वो होता है एपो E2, एपो E2। ओके, देन पोस्ट मिनोपोजल एस्ट्रोजन, पोस्ट मिनोपोजल, देन NSAIDs, NSAIDs अगर यूज करते हैं तो एसिडिटी वगैरह सारी चीजें बढ़ सकती है, बट हमारी अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर को कम भी करती है NSAIDs। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो क्या कर देता है, रिस्क फैक्टर को कम कम कर देता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, एक स्पेसिफिकली यहाँ पे बताता हूँ, पर्टिकुलर लिख लेना, स्मोकिंग। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ना याद रखने वाली भी चीज है। स्मोकिंग कौन कौन सी डिजीज के रिस्क फैक्टर को कम कर देती है। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको ये डिजीज होने के चांसेस कम है, या उसके रिस्क फैक्टर को कम कर देती है। तो वो कौन कौन सी डिजीज है, फर्स्ट अभी बताया था एल्जाइमर डिजीज। सेकंड कौन सी डिजीज है, सेकंड है हमारी पार्किंसन, पार्किंसन। एंड थर्ड डिजीज कौन सी है, जो कि है ना, मैंने जब GIT कराया था तब मैंने आपको डेफिनेटली बताया था कि स्मोकिंग इस चीज को कम करती है। और स्मोकिंग किसको कम करती है, IBD को कम करती है, IBD को कम करती है। ओके, तो स्मोकिंग के लिए जब भी चीज आती है तो आपको ये 3 डिजीज पता होनी चाहिए कि ये 3 डिजीज के रिस्क फैक्टर को स्मोकिंग कम करती है। ओके, ओके, देन इंटरेस्टिंग पार्ट के बाद में नेक्स्ट चीज जो लेते हैं वो आती है हमारी एट्रोफी। अभी तक मैंने बताया था एट्रोफी ऑफ द बोथ लोब। ओके, तो एट्रोफी बोथ लोब की तो है, बट आपको अभी मैंने बताया था, जैसे कि पहले जब अपनी बात हुई थी कि यहाँ पे कौन कौन से ये जैसे कि टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड हिपोकैम्पल, इन सब में एट्रोफी होती है। तो टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरीज के लिए। एंड हिपोकैम्पस जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरीज के लिए। तो जो भी एट्रोफी होगा उस तरीके की मेमोरी लॉस होगी। ठीक है, तो उसी तरीके के क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स के लिए एक बिग ए बना देना। ठीक है, क्या करना, बिग ए बना देना। जैसे ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक बड़ा सा ए बना दो, और अपना आप सारे आंसर हो जाएंगे आपके कौन कौन से वो कॉज बनते हैं। तो देखना, फर्स्ट फर्स्ट जो है वो होती है ए से एट्रोफी, फर्स्ट ए से एट्रोफी, ए से एमनीशिया, एमनीशिया एंड ए से एनोस एनोस एनोस्मिया, एफेजिया, एफेजिया, एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया,
एग्नोसिया। ओके, बस एक चीज को लिख कर काट देना, वो है ए कैलकुलिया। ए कैलकुलिया, ए कैलकुलिया प्रेजेंट नहीं मिलता है हमारे को एल्जाइमर्स में। बाकी ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलेगी। एट्रोफी, तो एट्रोफी में टी से टेम्पोरल लोब, पी से पैराइटल लोब, एच से हिप्पोकैम्पल पोर्शन, तो जो भी मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में, इनका एट्रोफी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ए से एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाएगा। बट अपने को जो याद रखना है वो है एमनीशिया, और एमनीशिया भी कौन सा ग्रेड का होगा, एंटेरोग्रेड, एंटेरोग्रेड, एंटेरोग्रेड। ओके, देन एफेजिया, एफेजिया कौन से टाइप का मिलेगा, मैंने एफेजिया कंप्लीट बताया था, उसमें होगा एनोमिक एफेजिया, एनोमिक एफेजिया डेवलप होगा। एपेरेक्सिया, एपेरेक्सिया मींस डिक्रीज द मूवमेंट, डिक्रीज द मूवमेंट। एग्नोसिया कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफिकेशन लॉस हो जाती है, आइडेंटिफाई। ओके, ओके, तो ये है ना एग्नोसिया, तो वैसे भी इतना Dr. Nitesh, I would like to stop you. After 5 minutes, please rejoin using the same link. After 5 minutes, ओके, when the session ends. ओके, 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 ठीक है। तो अभी तक मैं जैसे कि दो चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा एनोमिक एफेजिया, ठीक है, एनोमिक एफेजिया मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक चीज को सिंपल फंडे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा एनोमिक फेजिया को एक चीज समझना। जैसे कि मोबाइल, जब मोबाइल को दिखाया जाता है तो पेशेंट क्या बोलता है, ये तो ट्रांजिस्टर है, जो कि सुनने के काम आता है, क्योंकि पेशेंट को ये जो डब्बा है ब्लैक कलर का, सॉरी, ये कलर ब्लैक कलर का डब्बा और ये ब्लैक कलर का डब्बा, ये ट्रांजिस्टर है और ये मेरा मोबाइल है। तो जब मैंने पेशेंट को मोबाइल दिखाया तो वो क्या बोलता है कि ये ट्रांजिस्टर है और ये सुनने के काम आता है। वो कंफ्यूज हो रहा है इन दोनों के अंदर। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एनोमिक एफेजिया। ठीक है, बट एग्नोसिया जो आइडेंटिफिकेशन की बात करें, देखो फंडा क्लियर करना अपना, ठीक है, फंडास अगर क्लियर रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वापस से समझने की कोशिश करना, एनोमिक एफेजिया क्या रहता है, जब पेशेंट को मैंने मोबाइल दिखाया तो वो क्या बोलेगा कि ये तो ट्रांजिस्टर है और जो सुनने के काम आता है ना। बट एग्नोसिया, एग्नोसिया मीन्स मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को मोबाइल को दिखाया जाता है तो वो क्या बोलेगा कि ये मोबाइल नहीं है, ये तो पार्ले जी बिस्किट है। ये क्या है, पार्ले जी बिस्किट है। ओके, तो जो कि क्या काम आएगा, खाने के काम आएगा। मतलब वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है ना। तो इस ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर एग्नोसिया ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या एफेजिया, एनोमिक एफेजिया बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो कि एग्नोसिया ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे वो मोबाइल को क्या खाने की चीज समझ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हल्का कंफ्यूजन है कि वो ट्रांजिस्टर है या ना ये चीज है ना, वो वाली चीज है। तो आपको वर्ड मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में कुछ क्लिनिकल फीचर्स और बताने की कोशिश करता हूँ, समझना। देखो, जो डेल्यूजन्स होते हैं, डेल्यूजन्स मीन्स फाल्स बिलीफ। तो डेल्यूजन्स है वो ओनली 10% पेशेंट में देखने को मिलेगा हमारे को। ठीक है, एल्जाइमर्स में अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्यूजन्स मिलेंगे वो होंगे कैसे, पैरानोइड, पैरानोइड। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, सॉरी, यहाँ पे ना ऑल एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऑल एक्सेप्ट करके, और वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ होगा, कन्फेबुलेशन, कन्फेबुलेशन।
अभी वर्ड मीनिंग समझाऊंगा मैं डेफिनेटली। कन्फेबुलेशंस एल्जाइमर्स में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, बड़ा सा क्रॉस लगा देना। ये क्या चीज होती है कन्फेबुलेशंस? ये एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो ये 9 बजे है, ठीक है, ये 9 बजे है, फिर 11 बजे, ये 2 घंटे का टाइम एपिसोड है। मेरा पेशेंट इस टाइम पीरियड में 10 बजे के आसपास में फॉरगेट कर जाता है चीजों को, ठीक है। तो वो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कैसे कवर करने की कोशिश करेगा? जैसे होता है ना कि ये उसको सारी चीजें याद है, ठीक है, बट ये जो पोर्शन है जहाँ पे वो ब्लैंक हो चुका है, उसको याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, तो वो वहां पे क्या क्रिएट करेगा? वहां पे फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करेगा। और यहीं पे अपना आंसर है कि जो ये फॉल्स स्टोरीज कवर करता है, इसी को हम बोलते हैं कन्फेबुलेशंस, ठीक है। क्रिएट करना फॉल्स स्टोरीज को, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फेबुलेशंस, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये किस में देखने को मिलता है? वो अल्कोहलिक डिमेंशिया में देखने को मिलता है, अल्कोहलिक डिमेंशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चंस हमेशा कई बार है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अल्कोहलिक डिमेंशिया में कन्फेबुलेशंस देखने को मिलता है, बट अल्जाइमर्स में देखने को नहीं मिलेगा हमारे को। ओके ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोस्कोपिकली हमारे को क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं और ध्यान से सुनना।